आज का हमारा विषय है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, कि भारत के संदर्भ में प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व है, इसका अध्ययन हम करेंगे। नंबर 1, प्राचीन आग्नेय कायांतरित शैलों से निर्मित होने के कारण यह भूभाग खनिजों से संपन्न है। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी उत्पत्ति के विषय में हमने पढ़ा था कि ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित पठार है, और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो निर्मित भाग होता है वो आग्नेय चट्टानों से निर्मित होता है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो मेग्मा धरातल पर आकर ठंडा होता है, उसके बाद निर्मित इन क्षेत्रों में आग्नेय शैलें का विस्तार होता है, और फिर समय के साथ साथ इन्हीं आग्नेय शैलों के जो रूप में परिवर्तन होता है तो उनसे कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। अतः यह एक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार होने के कारण इस पठार पर खनिजों की अधिकता पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज, संगमरमर, चूना पत्थर, बिहार व उड़ीसा में लोहा व कोयला, कर्नाटक में सोना, आंध्र प्रदेश में कोयला, हीरा आदि आर्थिक महत्व के खनिज उपलब्ध हैं, और इन खनिजों की उपलब्धता के कारण यहाँ पर अनेक उद्योग धंधों का विकास हुआ है, जो इस क्षेत्र की उन्नति के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। नंबर 2, अब जैसे ये हमारा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और काली मिट्टी को अगर हम देखें, यह रासायनिक तत्वों में धनी होती है, जिसके कारण यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक किया जाता है। हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि जो कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। दक्षिण में लेटेराइट मिट्टी वाले पहाड़ी भागों में चाय, कहवा तथा रबड़ का उत्पादन होता है। पहाड़ी ढालों पर गरम मसाले, काजू, केला और आम भी पैदा किए जाते हैं। अगर हम मसालों की दृष्टि से देखें तो मसालों का सबसे अधिक उत्पादन हमारे केरल राज्य में होता है, जो इसी पठार के अंतर्गत आता है। नंबर 3, भारत का उत्तम श्रेणी का 98% कोयला इसी पठारी भाग में मुख्यतः दामोदर, बाराकर एवं वर्मुदा संग्रहों के जमाव में पाया जाता है। नंबर 4, पठारी भागों से नीचे उतरते समय अनेक नदियां अपने मार्ग में जलप्रपात बनाती हैं। पठारी भाग में जलप्रपातों की जो प्राकृतिक रचना है वो बहुत ही अधिकता में पाई जाती है, क्योंकि यह एक कठोर शैलों से निर्मित पठार है, और इन जलप्रपातों के मार्ग में जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। इन्हीं प्रपातों के माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। पश्चिमी घाटों पर होने वाली वर्षा के जल को
बांध बनाकर सिंचित कर विभिन्न कार्यों में उपयोग लाया जाता है, जैसे जल विद्युत और सिंचाई आदि। नंबर 5, अब अधिकांश पठार पर सड़क व रेल यातायात का विस्तार कर नदी घाटियों में विकसित सघन कृषि एवं फल व सब्जियों की फार्मिंग कृषि को बढ़ावा देकर एवं खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना कर विकसित अर्थतंत्र के क्षेत्रों को तेजी से विकसित किया जा रहा है। नंबर 6, सामान्यतः अगर हम देखें प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु उष्ण है, किंतु उटकमंड, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर आदि सुरम्य एवं स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ पर इन क्षेत्रों में विदेशों से पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं, जिससे यहाँ पर विदेशी मुद्रा का प्राप्त होती है। नंबर 7, प्रायद्वीपीय पठार के वनों में चंदन, साल, सागौन, शीशम आदि बहुमूल्य लकड़ी तथा लाख, बीड़ी बनाने के लिए तेंदू व टिमरू वृक्ष के पत्ते, हरड़, बहेड़ा, आंवला व रोसा घास आदि आर्थिक महत्व की गौण वनोपज प्राप्त होती है। और अंत में नंबर 8, यहाँ पर ढाक, अरंड, सहतूत, प्लास आदि वृक्षों के कुंज लगाकर विविध प्रकार के रेशम के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा रही है। इस प्रकार हमने प्रायद्वीपीय पठार के आर्थिक महत्व को पढ़ा है, जो हमारे इस पठार की उन्नति के लिए विशेष भूमिका निभाता है। अब नंबर 3, भारत के भूतत्व विभाग के अंतर्गत उत्तर का विशाल मैदान, या जिसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। उत्तर के इस विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो हमारे हिमालय पर्वत से और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार से जो आने वाली नदी हैं वे अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों में अपर्दन करके अपर्दित जो पदार्थ है, जो औषधि पदार्थ है, उनका निक्षेपण इन मैदानों में करती है। प्रारंभ में जहाँ पर आज विस्तृत मैदान है वहाँ पर यह एक भूसन्नति के रूप में बचा हुआ अवशिष्ट भाग था, और इस भाग में इन नदियों के द्वारा अवसादों के जमाव से इस विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के बीच सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली उत्तर की ओर प्रवाहित नदियों के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान कहते हैं। इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई
लगभग 3200 किलोमीटर है। असम प्रदेश में यह मैदान संकरा है और यहाँ इसकी चौड़ाई 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के मध्य है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ा होता जाता है, यानी इस मैदान की जो चौड़ाई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। अगर राज्य के अनुसार देखें, असम से बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ा होता जाता है। राजमहल की पहाड़ियों के पास इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जो बढ़कर प्रयागराज के निकट 280 किलोमीटर हो जाती है। इस मैदानी भाग में नदियों द्वारा तलछट के निरंतर निक्षेपण से जलोढ़ की बहुत मोटी परत जम गई है। अधिकांश भाग में जलोढ़ की मोटाई 200 मीटर तक पाई जाती है। अब यहाँ पर जो जलोढ़ शब्द आया है, इसका क्या अर्थ होता है? जलोढ़ जो है हमारा नदियों के द्वारा जो प्रवाहित जल है उसके द्वारा जो अवसादी पदार्थों का निक्षेपण किया जाता है, जो उनके साथ बहाकर लाए गए पदार्थों का निक्षेपण होता है, उन सभी पदार्थों को हम जलोढ़ कहते हैं। उत्तरी मैदान के भौतिक विभाग। हिमालय से उतरते हुए नदियाँ पर्वतों की तलहटी में असंगठित पदार्थों से युक्त एक संकरी पट्टी का निर्माण करती है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जब नदियाँ हिमालय पर्वत से नीचे की ओर उतरते हुए आती है तो वो पर्वतों की तलहटी, यानी जो पर्वतों का आधार है, जो क्षेत्र मैदानी भागों से आकर मिलता है, वहाँ पर ये असंगठित पदार्थों का जमाव करती रहती है। जो अपने साथ अवसादी पदार्थ बहा कर लाती है, उसमें अधिक भार वाले और बड़े आकार वाले पदार्थों का ये उसकी तलहटी के निकट निक्षेपण कर देती है, और जो अधिक हल्के पदार्थ होते हैं, पत्थर होते हैं, कंकड़ होती हैं, उन अवसादों को ये तलहटी से दूर जमा करती रहती है। तो इस आधार पर अगर हम देखें, जो तलहटी के निकट का क्षेत्र होगा, जहाँ पर ये नदियाँ इन बड़े कंकड़ पत्थरों के कारण अदृश्य रूप से उन पत्थरों के नीचे से होकर प्रवाहित होती है, उसे हम भाबर प्रदेश कहते हैं। तथा आगे जाकर जहाँ इन कंकड़ पत्थरों का आकार कम हो जाता है, वहाँ पर ये नदियाँ जब धरातल के ऊपर प्रवाहित होती हैं तो उन क्षेत्रों को तराई प्रदेश कहते हैं। अब हम इन दो विभागों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा भाबर का प्रदेश। शिवालिक श्रेणियों के बाह्य ढालों पर नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुई मिट्टी के निक्षेप भाबर कहलाते हैं। यह प्रदेश 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली संकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती है, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। क्यों अदृश्य हो जाती है? क्योंकि जो तलहटी से लगा हुआ ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो नदियों के द्वारा अवसाद जमा किए जाते हैं, जिसमें कंकड़ पत्थर
जो हैं सभी अवसाद हैं, इनका जो आकार होता है ये बड़े आकार के होते हैं, इसलिए इनके नीचे से नदियाँ जो हैं, नदियों का जो जल है वो इनके नीचे आसानी से पहुंच जाता है और वे इनके ऊपर दिखाई नहीं देता। इसीलिए इस क्षेत्र में नदियाँ जो है भूमिगत होकर प्रवाहित होती हैं और वे अदृश्य रहती है। केवल बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। नंबर 2, तराई प्रदेश। अब भाबर प्रदेश से आगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो हिमालय की तलहटी है या जो पर्वतों की तलहटी होती है, उस तलहटी के निकट भागों में जो अवसादों का आकार होता है, कंकड़ पत्थरों का जो आकार है वो अधिक होता है, यानी वे बड़े रूप में होते हैं और जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं वे उससे दूर जाकर जमा हो जाते हैं या निक्षेपित हो जाते हैं। तो आगे भाबर प्रदेश से आगे जो क्षेत्र आएगा वहाँ पर इन कंकड़ पत्थरों का आकार कम होगा और उसी क्षेत्र को हम तराई प्रदेश कहते हैं। यानी भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर फैला यह प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे अदृश्य रूप से प्रवाहित जल यहाँ पर यानी धरातल पर पुनः बहता हुआ दिखाई देने लगता है। यह निम्न समतल मैदान है जहाँ नदियों का जल इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। यहाँ नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। इसको साफ करके धीरे धीरे खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है तथा तराई प्रदेश में सामूहिक कृषि के सफल प्रयास किए जा रहे हैं। अरावली श्रेणियाँ सिंधु तथा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी क्रम के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इस आधार पर उत्तरी मैदान को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है और इसी अरावली श्रेणी के कारण जो अरावली श्रेणी के पश्चिम की जो नदियां हैं उनका जो हमारा वे नदियां सभी अरब सागर में गिरती हैं और जो पूर्वी क्षेत्र की नदियां हैं वे सभी बंगाल की खाड़ी में अपना जल को प्रवाहित करती हैं। अब अगर इस जल विभाजक के आधार पर देखें तो उत्तरी मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पश्चिमी मैदान और नंबर 2 पूर्वी मैदान। नंबर 1 पश्चिमी मैदान। इस मैदान का निर्माण अरावली पर्वत के पश्चिम में सिंधु नदी क्रम द्वारा हुआ है। यह मैदान पाकिस्तान के अधिकांश पंजाब व सिंधु प्रांतों में विस्तृत है। इस मैदान में मिट्टी के टीले अधिक पाए जाते हैं तथा उनके मध्य कहीं कहीं निम्न भूमि पाई जाती है जिसे तल्ली कहते हैं। वर्षा काल में जल पूर्ण होने पर झीलें निर्मित होती है जिन्हें ढांड कहते हैं। पश्चिमी मैदान एक शुष्क भूखंड है। नंबर 2 पूर्वी मैदान। उत्तरी मैदान के इस भाग का विस्तार अधिक है। गंगा व सहायक नदियों द्वारा निर्मित निरंतर प्रतिवर्ष काप के निक्षेपों से निर्मित यह भूखंड अत्यंत उर्वर, आर्द्र एवं समतल है। इसका क्षेत्रफल 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। धरातलीय उच्चवच के आधार से इस मैदान को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
जिसमें कै होगा हमारा बांगर प्रदेश और ख होगा हमारा खादर प्रदेश। अब बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश किसे कहते हैं? अगर हम सामान्य रूप से भाषा में समझें तो जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं तो मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होते समय नदियाँ जो अपने साथ अवसादी पदार्थों को प्रवाहित करके लाती हैं उनका निक्षेपण वो किनारों पर भी करते रहती है। इस तरह प्रतिवर्ष नदियाँ अपने साथ जो अवसादों को लेकर प्रवाहित करके लाती है उनका निरंतर निक्षेप किनारों की ओर होता रहता है। इससे किनारों का जो भाग है वो ऊंचा हो जाता है और जो नदियों का प्रवाहित मार्ग है, जो मध्य वाला मार्ग है, वो नीचा ही रहता है। तो इस तरह से इन किनारों पर ऊंचे उठे भागों को बांगर प्रदेश तथा जो निचले भाग होते हैं उनको खादर प्रदेश कहते हैं। और इनमें मुख्य अंतर यही है कि बांगर प्रदेश पर जो बाढ़ का जल है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जबकि खादर प्रदेश में बाढ़ का जल पूर्ण रूप से प्रवाहित होता है। नंबर 1, बांगर प्रदेश। यह प्राचीन काप अथवा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित अपेक्षाकृत ऊंचा भाग है, जहां सामान्यतः वर्षा काल में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। यहाँ जल तल अधिक गहराई पर मिलता है। इस मैदान का निर्माण काल मध्य से अपर प्लीस्टोसीन युग के बीच माना जाता है। यहाँ चूना युक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है जिसमें आर्द्रता कम होती है। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। पंजाब व उत्तर प्रदेश में बांगर भूमि का अधिक विस्तार पाया जाता है। यानी अभी हमने जो पढ़ा कि जो ऊंचे भाग होंगे इस मैदान के, जिन पर नदियों की बाढ़ का जो जल है वो नहीं पहुंच पाता, तो उन्हें हम यहाँ पर बांगर प्रदेश कहते हैं। और जब यहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुँच पाता और इसकी ऊंचाई अधिक होती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इन क्षेत्रों में आर्द्रता भी कम पाई जाएगी और जो जल का तल है यानी जो वाटर लेवल है वो भी अधिक गहराई पर पाया जाता है। नंबर 6, खादर प्रदेश। ये नवीन काप अथवा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानी भाग है, जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है, जिससे इन मैदानों में प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का जमाव होता रहता है। इसे नदियों के बाढ़ के मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। अब इसे नवीन काप का क्या अर्थ है? क्योंकि जब नदियों का जल प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा इन क्षेत्रों में प्रवाहित होगा तो उन जल के साथ जो अवसादी पदार्थ आते हैं वे भी इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष उनका जमाव होता रहता है। अतः प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों में अवसादों का जमाव होने के कारण इसे नवीन काप या अथवा जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ का अर्थ हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि जल के द्वारा जो अवसादी पदार्थ बहा कर लाए जाते हैं, जो कंकड़ पत्थर बहा कर लाए जाते हैं, उनको जलोढ़ कहते हैं। अगर वायुड़ को देखें तो उसमें वायु का मुख्य रोल होता है कि वायु के द्वारा जो कंकड़ पत्थर या अवसादी पदार्थ उड़ाकर किसी एक स्थान पर जमा किए जाते हैं उनको वायुड़ कहते हैं। इसी तरह से हिमोड़ जो कहा जाता है, हिमोड़ जो हमारा हिम नदियों द्वारा जो अवसादी पदार्थ बहाकर लाए जाते हैं उनको हम हिमोड़ कहते हैं। अतः प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती रहती है। यह अपर प्लीस्टोसीन युग से लेकर आधुनिक काल में निर्मित क्षेत्र है। बालू व कंकड़ से युक्त है तथा भूमिगत जल का उत्तम संग्रहक है। इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहती है। अतः यह कृषि के लिए एक उपजाऊ प्रदेश है जहाँ पर कृषि कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। नंबर 3, ब्रह्मपुत्र का मैदान।
गंगा डेल्टा के उत्तर पूर्व में हिमालय एवं गारो श्रेणियों के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी का लंबा व संकरा मैदान स्थित है। इस नदी के जल में मिट्टी की अत्यधिक मात्रा होती है। प्राय जल प्रवाह में अवरोध आने पर मिट्टी एकत्रित हो जाती है तथा नदी का जल तटबंधों को तोड़कर आसपास के निम्न यानी निचले भागों में बाढ़ का प्रलयकारी दृश्य उपस्थित करता है। अब हमारे उत्तरी मैदान से संबंधित कुछ अन्य आकृतियाँ हैं जिनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। जैसे नंबर 1 है रेह या कल्लर। रेह या कल्लर किसे कहते हैं? बांगर भूमि के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता है वहाँ भूमि पर कहीं कहीं एक नमकीन सफ़ेद परत बिछी हुई पाई जाती है। इस सफ़ेद परत वाली क्षारीय मिट्टी को रेह या कल्लर कहते हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। आगे है भूड। बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां मिट्टी अपरदन के फलस्वरूप ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है वहां अब कंकरीली ऊंची भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड कहते हैं। यह बालू के ढेर हैं जो प्राचीन काल में जल के बहाव से बन गए थे। गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूड का जमाव विशेष रूप से पाया जाता है। दोआब। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के मध्य की जो भूमि है उसको दोआब कहते हैं। बील तथा चार। समुद्र के ज्वारीय जल के कारण इसका अधिकांश निम्न भाग दलदली रहता है जिसे बील कहते हैं तथा उभरे हुए उच्च भूभाग चार कहलाते हैं। अब आगे हम उत्तर के विशाल मैदान का महत्व इस विषय पर चर्चा करेंगे कि उत्तर के विशाल मैदान का क्या महत्व है।